कौन से सर को म्यूट किया था अच्छा आप लोगों ने? वो मैम बताने के लिए हमने क्या, नहीं, किसी और बच्चे ने करा था। बार बार सर को म्यूट कर रहे थे ना, तो मैंने बताया था सर ये ऑप्शन खुला हुआ है, म्यूट करके बताया था। अच्छा 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 अच्छा। मैम इसी ने शाहिद, करा होगा मेरे को। शाहिद आज सर को। मैं क्यों करूंगा, शायद सर नहीं मैम थे मैम राज सर राज को मैं। सर, राज सर। राज सर के। अच्छा अच्छा, दीपक मैं ही करूंगा, तुझे ऐसा लगता है? चलो चलो अभी पढ़ाई करो। और क्या मैम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो जैसे आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था, कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं मेल या फीमेल, पहली चीज हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या आते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस। और सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड। मैम डक्ट और एक्सटर्नल ग्लैंड। डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स, एग्जैक्टली। सेमिनल सेम वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड। सेम चीज यहाँ पे है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? ओवरीज। ओवरीज। ठीक है। अब अगर हम बात करें, ओवरीज एक हेट्रोक्राइन नेचर मेरे को दिखाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेट्रोक्राइन नेचर? मैम बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। वेरी गुड। जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों चीजें दिखाती है। अब अगर हम बात करें इसका एक्सोक्राइन पार्ट इसका एग रिलीज करता है, और एंडोक्राइन हार्मोन। हॉर्मोन्स रिलीज करता है। कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करता है ये? मैम एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। एंड प्रोजेस्टेरॉन। रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग एंड इन दो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो रिलैक्सिंग वाले बोल रहे हैं ना, वो आपका कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है, वो आगे समझाऊंगी क्या होता है। अब इसके अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आ जाएगा? पहले मैम पेयर ऑफ ओविडक्ट्स प्रेजेंट होता है, ओविडक्ट्स। देन पेयर ऑफ fallopian tube. मैम ओविडक्ट। Oviduct is also known as ovaries. Uterus या फिर womb. वॉम क्या है इसका? Then vagina वजाइना। या फिर cervix. Then मैम external. ओविडक्ट तो फैलोपियन ट्यूब का नाम होता है। हाँ, लेकिन हम इनको ovaries भी बोल देते हैं। ओके। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये सारे के सारे पार्ट सब लोगों को पढ़ना है। पेयर ऑफ ओविडक्ट या फिर fallopian tube, uterus, womb, vagina, cervix and then external genitalia. अब आते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम के ऊपर। तो सबके सब नोट बना रहे होंगे, तो डायग्राम्स भी अच्छे से ड्रॉ करना है, बिकॉज डायग्राम ड्रॉ करोगे तभी आप लोगों को एक एक फंक्शन प्रॉपरली क्लियर हो पाएगा। मैम एक पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। देखो देखो देखो, मैम आपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया लिखा है ना? हाँ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके मैम। अब डायग्राम ड्रॉ करो। मनीषा नहीं आया आज क्लास में? हाँ वैष्णो देवी है ना। क्या बेटा? वैष्णो की धाम।
तो देखो, सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो हम लोगों को लेबलिंग करनी होती है वो होते हैं ओवरीज। ठीक है, ओवरी आपके एब्डोमिनल पार्ट से अटैच्ड होते हैं एक लिगामेंट के थ्रू। इस लिगामेंट को बोलते हैं हम आपका ओवेरियन लिगामेंट। लिगामेंट। ओवरी से अटैच्ड आप देख रहे हो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज फेमब्रे। फेमब्री से जस्ट ऊपर वाला पार्ट इज नोन एज इनफंडिबुलम। फैलोपियन ट्यूब। बेटा फेलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है ये, फिम्बरी इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के ऊपर थोड़ा स्वेलन अप पार्ट इज एम्प्यूला। एम्फिला। और आप जनरली देखोगे जो आपका फेलोपियन ट्यूब होता है ना, अंदर से वो सिलिएटेड होता है ऐसे। सिलिएटेड क्यों होता है? ताकि ओवा का मूवमेंट हो पाए यहाँ पे। ओवा नॉन मोटाइल होता है उसको। ओवा मूव, बिकॉज ओवा नॉन मोटाइल होता है, ओवा का हमें मूव कराना पड़ता है, तो वो इस सिलिएटेड एपिथेलियम के थ्रू ही मूव करता है। ठीक है, अब ये जो आपका सबसे पहले फिमरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसके क्लोज कांटेक्ट में इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद एम्फिला, एम्फिला के बाद इस्थिमस। हमेशा याद रखना है, एम्फिला के अंदर हमेशा क्या होगा? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा। फिम्बरी का काम होगा कैच करना, किसको? ओवा को कैच करना। एम्फिला के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। अब एम्फिला के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, इस्थमस ऑलवेज रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग, ऑलवेज रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज्ड एग ही आएगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, अगर मैं देखूं दिस इज द कंप्लीट फेलोपियन ट्यूब, उधर भी और दोनों साइड में ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब का साइज कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। फिर इसके बाद आता है इसके अंदर दिस वन पार्ट इज यूट्रस या फिर वॉर्म। यूट्रस भी बोल सकते हैं इसको, वॉर्म भी बोल सकते हैं, इसके अलावा हिस्टेरा भी बोल सकता है। दोनों चीजें बोल सकता है, तीन नाम, हिस्टेरा, वॉर्म एंड आपका यूट्रस। अगर हम यूट्रस की लाइनिंग देखें तो सबसे आउटर मोस्ट लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम। देन मिडल वन मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम एंड सबसे इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम। अब अगर तीनों के फंक्शन हम देखें, सबसे पहली है आपकी पेरीमेट्रियम, फिर आती है मायो। मायोमेट्रियम किससे मिलके बनी होती है? मायो मींस मसल्स, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन करने की जो पावर होगी वो किसकी होगी? मायोमेट्रियम। एंड मायोमेट्रियम ही अपने अंदर से रिलीज करता है एक हार्मोन, कौन सा? ऑक्सीटोसिन, जो कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा ड्यूरिंग द पार्चुरेशन प्रोसेस। पार्चुरेशन प्रोसेस के टाइम पे यही आपका कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ठीक है, एंड अगर हम बात करें जो यूट्रस होता है वो कितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करा सकता है इसका? 500 टाइम्स कॉन्ट्रैक्शन ये करा सकता है। अगर यूट्रस का नॉर्मल साइज है 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब से इसको 5000 सेंटीमीटर क्यूब तक ये करा देता है। ठीक है, फिर इनर मोस्ट आती है आपकी यहाँ पे एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो आपकी ग्लैंडुलर लेयर होती है, ग्लैंड से मिलके बनी होती है, ये ग्लैंडुलर होती है। इसके साथ साथ ये वेस्कुलर होती है, ग्लैंडुलर एंड वेस्कुलर। एंड एंडोमेट्रियम लेयर ही वो लेयर होती है विच डिग्रेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिग्रेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये पॉइंट है, आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, सबसे इनर मोस्ट हो गई आपके यहाँ पे एंडोमेट्रियम। इतने पॉइंट सबको क्लियर है? यस मैम। अब नेक्स्ट पे आ जाओ यहाँ पे।
यहाँ पे दो ओरिफिस होता है, एक होता है इंटरनल ओरिफिस, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल और इंटरनल ओरिफिस, ओरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग, एक होता है एक्सटर्नल ओरिफिस। अब क्वेश्चन ये आता है इंटरनल ओरिफिस किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है। देखो ये वाला पार्ट तो यूटेरस, यूट्रस हो गया, फिर यूट्रस के बाद कौन सा पार्ट है? सर्विक्स वाला, सर्विक्स। सर्विक्स वाला पार्ट। तो यहाँ पे होता है सर्विक्स एंड दिस वन इज वजाइना, वजाइना। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंटरनल ओरिफिस, इंटरनल ओरिफिस की पोजीशन है बिटवीन यूट्रस एंड एंड सर्विक्स। सर्विक्स। एक्सटर्नल ओरिफिस की लोकेशन सर्विक्स एंड बिटवीन सर्विक्स वजाइना, एंड वजाइना। एंड वेजाइना प्लस सर्विक्स, इन दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं? बर्थ कैनल, दिस इज नोन एज बर्थ कैनाल। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, चलो अब आगे जाओ। तो इतना हम लोगों ने देख लिया। तो अगर हम लोगों के थोड़ा सा इसके बारे में फंक्शंस लिखे, फेलोपियन ट्यूब में सबसे पहला पार्ट होता है मेरे पास इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम कैसा होता है आपका? फनल शेप होता है। यहीं पे लिख दूं, ज्यादा मेसी तो नहीं होगी ना स्लाइड? फनल शेप होता है इनफंडिबुलम। इसके साथ साथ यहीं पे क्या होता है ना, देखो ओवरी का काम है ये अपने अंदर से ओवास बनाएगी। एवरी मंथ एक एग इसके अंदर बनता है, ये एक ओवम बनता है। उस ओवा को फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, फिम्ब्रियो पिक कर लेंगी। और पिक कैसे कर लेंगी, मतलब उसको पिक तो कर लेंगी, अब उसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कैसे कराएंगी? इन फिम्ब्रीज के अंदर ऐसे छोटी छोटी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ऑस्टिया, इन ओपनिंग्स को बोलते हैं हम आपका ऑस्टिया। ठीक है, ये ओपनिंग्स होती हैं जिनके थ्रू ओवा ओवरी से निकल के किसके अंदर जाएगा? फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे राइट डाउन द फंक्शन ऑफ फिम्ब्री, फिम्ब्रीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन व्हिच हेल्प इन द कैचिंग ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी। एम्फुला क्या होता है? एम्फुला सबसे वाइड वाइडेस्ट पार्ट ऑर्गन, होता है, वाइडेस्ट ऑर्गन होता है आपका फेलोपियन ट्यूब का, एंड इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस्थमस आपका ऐसा पार्ट है जो हमेशा फर्टिलाइज्ड एग ही रिसीव करेगा। तो इस्थमस के अंदर फर्टिलाइज एग मतलब जाइगोट की फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा? हमेशा यस मैम। आएगा। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ यूट्रस इज नोन एज, रिमूवल ऑफ यूट्रस इज नोन एज हिस्टेरा, और रिमूवल टॉमी, हिस्टेरेक्टॉमी, हिस्टेरेक्टॉमी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यूट्रस की लोकेशन क्या होगी? मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। मैम हो गया। क्या क्वेश्चन था? यूट्रस की लोकेशन। तो यूट्रस की लोकेशन होती है इट इज लोकेटेड हिस्टेरेटोमी, बिटवीन, बेटा वो रिमूवल ऑफ यूट्रस होता है हिस्टेरेक्टोमी। मैं लोकेशन पूछ रही, लोकेशन है बिटवीन यूराइनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। यूराइनरी ब्लैडर और लेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है। यूट्रस के अंदर तीन पार्ट होता है, फंडस, कॉर्पस एंड देन सर्विक्स। फंडस कैसा पार्ट होता है? फंडस एक डोम शेप्ड पार्ट होता है यूटेराइन सेगमेंट्स, जिसके अंदर फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है, दैट रिसीव फेलोपियन ट्यूब। एंड फंडस इज द बेस्ट साइट किसके लिए? फॉर इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है? जैसे ही एग का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा वो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद वो ब्लास्टोसिस स्टेज में जब आ जाता है तो तब वो इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर। तो वो एंडोमेट्रियम में फंडस वाले पार्ट में होता है। तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ to,
विद एंडोमेट्रियम। कॉर्पस क्या पार्ट होता है? कॉर्पस का काम कुछ नहीं होता, सिर्फ एक स्पेस प्रोवाइड कराता है प्रॉपर। ये प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ स्पेस, किसके लिए? फॉर इम्प्लांटेशन। Implantation. सर्विक्स का काम क्या है? सर्विक्स के अंदर प्रेजेंट होती है सर्वाइकल कैनाल, Canal. Canal. एंड इसी सर्वाइकल कैनाल के अंदर प्रोड्यूस होता है सर्वाइकल म्यूकस। ये सर्वाइकल Mucus. म्यूकस कैसा होता है? वाटरी होता है, एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड सर्विक्स के अंदर की अगर हम बात करें तो सर्विक्स के अंदर मोस्ट पावरफुल स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है, मोस्ट पावरफुल स्पिंक्टर मसल। अब ये समझते हो स्पिंक्टर मसल का मतलब क्या होता है? बिकॉज सर्विक्स वाला पार्ट की को इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिंक्टर मसल्स की जरूरत क्या है? इसको इतनी ज्यादा पावर Maturation का time कहाँ है? एग्जैक्टली क्योंकि 9 मंथ्स तक फर्टिलाइज्ड एग को या फिर आपके फीटस को मदर वॉम्ब के अंदर रहना है, तो सर्विक्स वाला पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है जिसके ऊपर बेबी का पूरा वेट रहेगा। अब वेट की वजह से सर्विक्स वाला पार्ट ओपन ना हो जाए, तो इसका मतलब वहां पे एक बहुत पावरफुल मसल्स होने की जरूरत है ना, ताकि उसको क्लोज Yes, करके ma'am. रखे सर्विक्स को। तो इसीलिए सर्विक्स के अंदर सबसे पावरफुल स्पिंक्टर मसल होती है जो उसको क्लोज, सर्विक्स को हमेशा क्लोज करके रखती है। एंड सर्विक्स प्लस वेजाइना इज इक्वल्स टू बर्थ कैनाल। Birth canal. ये आपको Birth बता canal. दिया। इंटरनल ऑरिफिस, एक्सटर्नल ऑरिफिस, ये आपको बता दिया है। यूट्रस की शेप पे भी क्वेश्चन आ जाता है। यूट्रस की शेप कैसी होती है? Inverted pears. Inverted. इन्वर्टेड पियर शेप इसकी होती है। यूट्रस की लाइनिंग, आउटर मोस्ट लाइनिंग कौन सी बताई थी आपको? Perimet. पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम किससे मिलती है? मैम किसी का माइक ऑन है शायद। मैम एक बार सर्विस वाला पार्ट दोबारा समझा दीजिए। देखो बेटा, सर्विक्स वाला पार्ट में कुछ नहीं होता। सर्विक्स वाले पार्ट के अंदर एक सर्वाइकल कैनाल होती है जो एक म्यूकस सिक्रीट करती है, जो सर्विक्स को लुब्रिकेट करने का भी काम करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है। ये सर्विक्स के अंदर एक सबसे पावरफुल स्पिंक्टर मसल प्रेजेंट होती है, बहुत पावरफुल स्पिंक्टर मसल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसका काम होता है सर्विक्स को क्लोज करके रखना। ठीक है। Yes, ma'am. फिर मैंने क्या बोला? यूट्रस की लाइनिंग, आउटर मोस्ट लाइनिंग है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कैसी है आपकी? आउटर मोस्ट है। बनी किससे होती है? ये आपकी बनी होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। बेटा मसल से नहीं बनी होती, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, या फिर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। पेरीमेट्रियम के इनर साइड में Myometrium. मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के अंदर, मायोमेट्रियम किससे मिलके बनी होती है? ये आपकी स्मूथ मसल। 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 एंड यही रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? Birth का time contraction है. और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। एंड एक्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ भी कहाँ से ही होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ मायोमेट्रियम में होता है, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराता है। देन एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है? एंडोमेट्रियम एक Glandular layer. ग्लैंडुलर लेयर। ग्लैंडुलर लेयर होती है जो 2 लेयर से मिलके बनी होती है। किस किस से? स्ट्रेटम बेसिलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। अब देखो नाम से समझना, बेसिलिस का मतलब होता है बेस बनाने का काम करेगी, फंक्शनलिस फंक्शन करने का काम करेगी। एंडोमेट्रियम का फंक्शन है एवरी मंथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डिग्रेड होना।
तो वो कौन सी लेयर डिग्रेड होगी आपका? स्ट्रेटम Inner. ऑप्शनलिस डिग्रेड होगी, बिकॉज वो इनर मोस्ट लेयर है। तो लिख लो इसी चीज को यहाँ पे, दिस लेयर ब्रेक्स एवरी मंथ। एवरी मंथ यही लेयर ब्रेक होगी। एंड अब इस लेयर को बनाने का काम कौन करेगा? बेसालिस काम करेगा। ये आउटर लेयर है, बेसालिस मतलब बेस, बेसालिस बनाना। तो ये क्या काम करेगा? दिस लेयर regenerate every month to form stratum functionality. stratum functionalis। बताओ यहां तक सबको क्लियर है क्या, जितनी चीजें मैंने बताई अब तक? Yes, ma'am. Yes. चलो एक बार जरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैम? आप लोगों ने, हाँ जी, मैम जो ये रीजनरेशन होता है और ये डिग्रेडेशन होता है मैम, ये साइमल्टेनियस होता है? रीजनरेशन और डीजनरेशन बेटा साइमल्टेनियस नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, जब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी तो फर्स्ट से फिफ्थ डे तक तो रीजनरेशन चलता है। फर्स्ट से फिफ्थ डे तक 5 दिन तक रीजनरेशन हुआ, फिर उसके बाद मतलब डीजनरेशन, फिर उसके बाद रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके मैम। साइमल्टेनियसली नहीं चलता, ये टाइम पीरियड होता है कितने टाइम तक डीजनरेट रहेगा, फिर उस डे के बाद वो रीजनरेशन स्टार्ट होगा। फिर रीजनरेशन भी और ज्यादा ग्लैंडुलर होता चला जाता है। ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ोगे, बट साइमल्टेनियसली नहीं होता। ओके मैम। ठीक है, अब जितना आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, एक बार उसको वर्बली रिवाइज कर ले ताकि सबका रिवाइज हो जाए। Yes, ma'am. आप बोल रहे हो, दोबारा बोलो, किसने कुछ बोला अभी? यस मैम बोला था। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्टिव डक्ट या फिर ग्लैंड्स होते हैं। Glands. वहां पे प्रेजेंट क्या होता है? सबसे पहले स्क्रोटम होता है, फिर वहां पे टेस्टिस होता है, देन रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, इजैकुलेटरी डक्ट, ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट होता है। वंशिका म्यूट। तो सबसे पहले आता है स्क्रोटम। स्क्रोटम बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। क्यों आउटसाइड में प्रेजेंट होता है? टू मेंटेन द टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर लोअर मेंटेन करके रखता है? 2.5 degrees. 2.5। एंड ये टेम्परेचर क्यों जरूरी होता है? ये टेम्परेचर जरूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। अगर स्पर्म्स बनाने के लिए। एग्जैक्टली स्पर्म्स बनाने के लिए। स्क्रोटम के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसके अंदर स्पर्म बनते हैं? स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है टेस्टिस। टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म बनाने वाली सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। Spermatogonia. ठीक है, अगर हम बात करें टेस्टिस की पूरी स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर छोटे छोटे लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं? 200 से 200 से 250. 200 से 250। 250 compartments. टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। एग्जैक्टली छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है ना। उन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, अगर हम उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग देख रहे थे, तो आउटर मोस्ट लाइनिंग किससे बनी हुई थी? जर्मिनल एपिथेलियम से। Terminal epithelium. और उसी के अंदर प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म बनाएंगे, है ना। वहीं पे सेटोली सेल्स भी प्रेजेंट था, जिनको हम नर्स सेल्स बोलते हैं, जो डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम कर रहे थे, Nutrition. है ना। फिर जो हमारा क्या बेटा? सेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं ना नर्व सेल को। ये भी बोल सकते हैं हम आपका। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ एक टिश्यू प्रेजेंट था, जिसको हम बोलते थे कनेक्टिव टिश्यू है। उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट थी, लेडिज सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स भी, है ना। वो लेडिज सेल्स कौन से हार्मोन पे वर्क करती थी? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को बोलती थी कि आप टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करो। टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस कराता था मेल के अंदर, लो पिच, मेल लाइक अपीयरेंस, और टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करा रहे थे। ठीक है, जो हमारा सेटोली सेल्स थी,
सेटोली सेल्स किसके ऊपर वर्क कर रही थी? FSH के ऊपर वर्क कर रही थी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हार्मोन। मेल्स के अंदर फॉलिकल्स तो नहीं होते, लेकिन ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है? एंड्रोजन बाइंडिंग एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट कराता है, और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक सबको यस ठीक है। यस मैम स्पर्म सबसे पहले किसके अंदर बना है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के जब वो बाहर वाली कैविटी में आता है, उस प्रोसेस को क्या बोलता है? अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है आप लोगों ने या नहीं? यस मैम। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कैविटी से निकल के जब बाहर आता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं। फिर स्पर्म जाके सेटोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड हो जाता है टू डेराइव देयर न्यूट्रिशन। फिर वहां पे वो पूरा किस में कन्वर्ट होता है? स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है नरिशमेंट लेके। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। और इस पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस। 3 प्रोसेस है, स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। डिफरेंस बता सकता है कोई तीनों में? बताओ। मैम जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ये पूरा प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, एंड जो स्पर्मियोजेनेसिस conversion of sperms from spermatid, and जब रिलीज होते हैं स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, इस प्रोसेस को कहते हैं मैम जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स निकलते हैं तो स्पर्मिएशन, और जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं तो मैम उसे स्पर्मियोजेनेसिस, और पूरे स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। देखो, सबसे पहला स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना। स्पर्मिएशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्मेटोजोआ का रिलीज होना, दिस इज नोन एज स्पर्मिएशन। और स्पर्मेटोजेनेसिस ये पूरा का पूरा प्रोसेस जिसमें स्पर्म बन रहा है, मतलब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड तक बनने का प्रोसेस। बताओ, आया समझ में? तीनों में डिफरेंस, बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ पे। एंड जैसे रिमूवल ऑफ यूट्रस इज नोन एज हिस्टेरेक्टोमी, रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज नोन एज मैम टेस्टिको ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्किडेक्टोमी, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर 2 प्रोसेस पढ़े होंगे, कैपेसिटेशन या डीकैपेसिटेशन। क्या था कैपेसिटेशन, डीकैपेसिटेशन? मैम डीकैपेसिटेशन में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है स्पर्म की हेड के ऊपर। एग्जैक्टली, डीकैपेसिटेशन मतलब डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? एपिडिडाइमिस के अंदर। एपिडिडाइमिस के अंदर होता है। एंड जब हमें डीकैपेसिटेशन में कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट कराया, इस कोलेस्ट्रॉल को हटाते कब है? मैम कैपेसिटेशन में। कैपेसिटेशन प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कब? जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कराना होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म को मोटाइल बनाना होता है और ज्यादा, ताकि स्पर्म स्पीड से जाए एंड ओवा को फर्टिलाइज करे। स्पर्म की मोटाइलिटी बढ़ाने के लिए कैपेसिटेशन करा देते हैं। तो क्या डीकैपेसिटेशन तो एपिडिडाइमिस के अंदर होता है, लेकिन कैपेसिटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है। ये डिफरेंस आता है। डीकैपेसिटेशन एपिडिडाइमिस में, कैपेसिटेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। अब अगर हम बोलेंगे एक वन टाइम इजेकुलेशन में कितने नंबर ऑफ स्पर्म्स होता है?
मैम 28,000 मैम 200 से 300 मिलियन 200 से 300 मिलियन होता है। एंड सीमन का पीएच कितना होता है? मैम 7.4 के करीब है 7.4 7.6 एवरेज होता है। हम कब किसी भी स्पर्म को प्रॉपरली मतलब किसी भी मेल को कब फर्टाइल मेल बोलेंगे कि एटलीस्ट उसके 60% मतलब जो 200 60% अगर बॉडी स्ट्रक्चर सही होगा तो सिर्फ 40% की लिबरेशन। एग्जैक्टली। तो अगर हमने बोला कि भाई यहाँ पे 400 स्पर्म्स बन रहे हैं तो 400 स्पर्म में से कितने स्पर्म प्रॉपर होने चाहिए? 60%। मैम इसका 60% कर देंगे। 250 240 240 तो ऐसे होने चाहिए जिनका नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड इन 240 का भी 40%। 96 मतलब हमारे पास 96 स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनका नॉर्मल शेप, नॉर्मल साइज प्लस मोटाइलिटी, तब हम मानेंगे कि कोई भी मेल जो है वो फर्टाइल मेल होता है। तो फर्टिलिटी चेक करने का यही क्राइटेरिया होता है, 60% नॉर्मल शेप एंड साइज एंड उन्हीं 60% में एटलीस्ट 40% की विग्रस मोटाइलिटी। मोटाइलिटी। ठीक है, सबको समझ आ गया ना यहाँ तक? यस यस मैम। मैम। तो चलो, तो इट मीन्स मैं ये चीज कंसीडर कर रही हूँ यहाँ पे कि आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें पता ही है। अच्छा, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंट कौन से मंथ में होती है? स्ट्रोटम में 7th month 7th मंथ में होती है। Seven. Exactly. ठीक है। एंड अगर मैं आप लोगों से स्पर्म की स्ट्रक्चर पूछूं, स्पर्म का हेड वाला पार्ट क्या होता है? मैम उसका nucleus होता है। दिस इज नॉन एज एक्रोसोम, है ना? Yes, पढ़ा है ma'am. ये वाला? पढ़ा है ना स्पर्म की स्ट्रक्चर? मैम Yes, 3 मैम, parts उसका होते हैं ना। acrosome यस होता मैम। है। एक्रोसोम, एक्रोसोम के अंदर ही फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। हाइड्रोलाइटिक एक्रोसोम, एंजाइम एक्रोसोम बनता किससे है? गोल्गी गोल्जी, apparatus की गोल्जी बॉडी या modification। गोल्जी एपरेटस के मॉडिफिकेशन से बनता है। एनर्जी किस फॉर्म में लेता है? मैम माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज की फॉर्म में। ठीक है, फिर न्यूक्लियस होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कितने माइटोकॉन्ड्रिया होता है? 30 से 35 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। किस अरेंजमेंट में? स्पाइरली अरेंज। स्पाइरल मैम अरेंज निबल्कन। होता है। उस एग्जैक्टली उसको नेबनकन अरेंजमेंट बोलते हैं। नेक वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? मैम सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल दो एंड्स होते हैं। टेल प्रेजेंट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। कैसा मूवमेंट दिखाता है टेल? विप्लैश मूवमेंट, जैसे स्नेक चलता है विप्लैश मूवमेंट दिखाता है। 9+2 अरेंजमेंट फ्लैजिला का वहां पे देखने के लिए मिलता है। क्लियर? Yes, ma'am. यस पेनिस मैम। के अंदर इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होता है। इरेक्टाइल टिश्यूज का नाम कॉर्पस कार्निवोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। दीज आर नोन एज इरेक्टाइल टिश्यूज। 2 कॉर्पस कार्निवोसा होते हैं, 1 कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है जो यूरेथ्रा के साइड में प्रेजेंट होता है। कॉर्पस कार्निवोसा फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने पढ़ लिया। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद आता है oogenesis प्रोसेस। स्टार्ट करें oogenesis? Yes, ma'am. यस मैम। अब ध्यान से समझना है बिल्कुल oogenesis प्रोसेस को। सबसे पहली चीज, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कब स्टार्ट हो रहा था? मैम एट आफ्टर puberty। अटेनिंग प्यूबर्टी। लेकिन oogenesis प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? इन fetal development। Inside development में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लिख दूं? Yes, ma'am. अब ध्यान से समझना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब भी कोई बेबी गर्ल होती है उसकी बॉडी के अंदर oogoनियास प्रेजेंट होता है। कितने oogonia होते हैं? 6 to 7 मिलियन। मिलियन। oogoनियास 2n होते हैं। ठीक है, अब ये 2n oogonia सबसे पहले अपने अंदर
माइटोसिस करके नंबर डबल करते हैं। माइटोसिस का मतलब होता है तो सेल विद इक्वल नंबर ऑफ इक्वेशनल डिवीजन। अब दो हमारे पास सेल बने, दो सेल में से जो एक सेल है वो तो अपनी पोटेंशियलिटी लॉस कर देगा, पोटेंशियलिटी लॉस कर देता है बिकॉज हम इनके अंदर अनइक्वल साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। एक को कम साइटोप्लाज्म मिलता है, एक को ज्यादा साइटोप्लाज्म मिलता है। कम साइटोप्लाज्म वाला वहीं पे डिग्रेड हो जाता है, ज्यादा साइटोप्लाज्म वाला आगे ग्रो करता है एंड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी साइट oocyte के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये प्राइमरी oocyte फर्स्ट डिवीजन दिखाता है। सबसे पहले ये दिखाएगा आपका मियोसिस मियोसिस 1 में जब ये स्टार्ट होगा तो मियोसिस 1 में आपको पता है इसकी प्रोफेज 1 जो स्टेज होती है वो लॉन्गेस्ट फेज होती है, जिसके अंदर एक स्टेज आती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर साइकिल में पढ़ा था। मैम अरेस्ट हो जाता है ये। टर्मिनलाइजेशन होता है काइजमेटा का। यस ना? मैम। तो ये क्या होता है ना, ये अरेस्ट हो जाता है, गेट अरेस्टेड इन डिप्लोटीन 1। और कितनी अरेस्ट देखो, स्टार्टिंग में 6 से 7 मिलियंस थे, यहाँ पे अराउंड 2 मिलियंस रह जाता है। अब ये अरेस्टिंग कब तक रहेगी? प्यूबर्टी तक। सबसे पहले बर्थ होगा, ठीक है, फिर बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, बर्थ के टाइम पे 2 मिलियन ज़ूगोनियास प्रेजेंट, मतलब प्राइमरी oocyte बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते वो 60 से 80 के रह जाता है। प्यूबर्टी के टाइम पे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, कौन से? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH LH और FSH FSH। LH मतलब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ही प्यूबर्टी अटेन होती है ये अरेस्ट ओपन हो जाता है। मियोसिस 1 मैम आपने GnRH लिखा है। जी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GN गोनाडोट्रोपिन आर रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ये LH और FSH को रिलीज कराता है। इसका खुद काम नहीं, इसका काम होता है सिर्फ दूसरे हार्मोन्स को टारगेट करेगा कि भाई आप रिलीज हो जाओ। पढ़ा होगा ना केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन Yes, चैप्टर में, मैं है ना? तो 12 से मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। अब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो मेरे पास 2 सेल बनेगी, यस मैम इनको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte एंड अगेन अनइक्वल साइटोप्लाज्म डिवीजन कराता है तो एक बनेगी प्राइमरी पोलर बॉडी पोलर बॉडी बनती है। अब अगेन ये जाती है आपका मियोसिस 2 में, फिर से मियोसिस 2 में जाके अरेस्ट हो जाती है। किस स्टेज में अरेस्ट होती है? मेटाफेज 2 मेटाफेज 2 में। अब ये अरेस्टिंग कब तक रहता है? अंटिल फर्टिलाइजेशन अंटिल, मैम एक बार बैक स्लाइड करना। एक सेकेंड अभी करती हूँ बेटा, अंटिल फर्टिलाइजेशन, ये देखिए। ओके एंड ये टिल बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट रेस्टिंग स्टेट बोल सकती हूँ, नहीं? और Yes, यहाँ पे ma'am. जब ये अरेस्ट हुआ दिस इज सेकेंड रेस्टिंग स्टेज, है ना? अब क्या हुआ देखो, सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में जाके अरेस्ट हो गए। अभी कब तक अरेस्ट होंगे? जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं हो जाती। अब हम 2 केसेस ले लें, स्पर्म एंटर्स, नो स्पर्म एंटर। पहला केस, अगर स्पर्म की एंट्री हुई, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी ये आपका जो N है आगे क्या कर रहा है, अपना मेटाफेज 2 वापस से स्टार्ट करके
एन और एन बना लेगा। एक यस को मैम। हम Yes, बोलेंगे ma'am. ऊटेड और एक बन जाएगी सेकेंडरी Second polar body. पोलर बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्विस्ट ये आता है। देखो अच्छे से प्रोसेस को थोड़ा सा इमेजिन करने का ट्राई करना। अब तक हमारे पास ऊगोनियास थे, प्राइमरी oocyte थे, सेकेंडरी oocyte थे। सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो गए मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में अरेस्टेड रहेंगे अंटिल द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एवरी मंथ, बिकॉज प्यूबर्टी के टाइम पे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवरी मंथ एक सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होगा। कौन से वाला सेकेंडरी oocyte है जो मेटाफेज 2 में अरेस्ट है? ओवरी से रिलीज होगा, फिम्बरी कैच करेगी, इनफंडिबुलम के थ्रू कहां पे चला जाएगा? एम्फुला के अंदर चला जाएगा। एम्फुला के अंदर जाएगा, स्पर्म का वेट करेगा। स्पर्म की एंट्री हुई तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। देखो स्पर्म की एंट्री हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहां पे वो ऊटेड में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी। लेकिन अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हुई तो वो वहीं पे डिग्रेड हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम फ्यूनरल ऑफ oocyte भी बोलते हैं। ये वाला प्रोसेस एक बार मेरे को बता, आप लोगों को समझ में आया क्या? एक बार दोबारा बता दीजिए। ही रखना। मैम हाँ बोलो। मैम यानी ओवरी जो रिलीज करते हो सेकेंडरी oocyte होता है। मतलब ओवरी से जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज होता है। ऑटिड ऊटेड जो ये बनता है ना, ये जाके किसके अंदर बनता है? फिलोपियन ट्यूब में बनता है ऊटेड, ओवरी में नहीं बनता। ओके मैम। ठीक है, मैम अब देखो फिर। हाँ जी बेटा बोलो। जैसे आपने कहा ना, अगर जाइगोट आएगा तो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी। स्पर्म की sperm अगर है। एंट्री, स्पर्म की एंट्री अगर हुई तो सेकेंडरी oocyte का जो मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है, ये अरेस्ट ओपन हो जाएगा। अरेस्ट ओपन होगा, ये अपना पूरा मियोसिस 2 कंप्लीट करके 2 सेल्स बना लेगा। एक ऊटेड होगा, एक बन जाएगा सेकेंड पोलर बॉडी। अगेन सेकेंड पोलर बॉडी क्या होता है? सेकेंड पोलर बॉडी के अंदर बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, वो डिग्रेड हो जाएगी। ऊटेड के साथ स्पर्म फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लेगा। ओके मैम। नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो, बिकॉज कंफ्यूजन नहीं रखना। एक बार आप शुरू से बता दीजिए। देखो फिर से समझो। हमने बोला कि oogenesis प्रोसेस किसी भी फीमेल के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। जब कोई भी बेबी गर्ल सपोज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, उसकी बॉडी के अंदर 6 से 7 मिलियन oogoनियाज है। ठीक है, उन oogoनियाज ने अपने अंदर माइटोसिस किया, अनइक्वल साइटोप्लाज्म डिवीजन किया। जो एक सेल बना वो सब वहीं पे पोटेंशियलिटी लूज कर दिया। एक सेल ने आगे ग्रो किया, प्राइमरी oocyte में वो कन्वर्ट हो गया। ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में चल रहा है। फिर प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस 1 हुआ, लेकिन मियोसिस 1 फिनिश नहीं हो पाया, वो डिप्लोटीन 1 में आके अरेस्ट हो गया। डिप्लोटीन 1 में वो अरेस्ट हो गया। अब ऐसे ही मतलब जितने भी प्राइमरी oocyte है वो सब अरेस्टेड फॉर्म में ही है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। उस बेबी गर्ल का बर्थ हुआ, बर्थ के टाइम पे भी उसकी बॉडी के अंदर, उसकी ओवरी के अंदर सारे के सारे प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। प्यूबर्टी तक एज इट इज रहे, सिर्फ नंबर काउंट होके कितना रह गया? 60 से 80,000 रह गया प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी के टाइम पे हॉर्मोन्स रिलीज होने स्टार्ट हुए बॉडी के अंदर, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन LH और FSH। इन्होंने सिग्नल दिया किसको? इस प्राइमरी oocyte को कि आप अपना डिप्लोटीन 1 फिनिश कर लो। उन्होंने अपना डिप्लोटीन मतलब मियोसिस 1 फिनिश किया। मियोसिस 1 कंप्लीट होते ही NN बन गए। मतलब अब जब प्यूबर्टी की स्टेज में कोई भी गर्ल होती है तो उसकी ओवरी के अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, लेकिन अगर वो प्यूबर्टी से पहले वाली स्टेज है तो उसकी ओवरी के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? प्राइमरी प्राइमरी oocyte में अरेस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है। जब प्यूबर्टी आएगी, मियोसिस 1 कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte स्टेज में आ जाएंगे। फिर सेकेंडरी oocyte के अंदर जैसे ही बनता है सेकेंडरी oocyte, सेम टाइम पे मियोसिस 2 करना शुरू कर देता है। मियोसिस 2 इज आल्सो एन इक्वेशनल डिवीजन।
लाइक माइटोसिस। ठीक है, फिर जैसे ही मियोसिस 2 इन्होंने शुरू किया, प्रोफेज 1 तो मजे से फिनिश हो गया, लेकिन मेटाफेज 2 में आके फिर से अरेस्ट हो गए। तो इसका मतलब जितनी भी प्यूबर्टी के बाद वाली गर्ल्स होती हैं, उन सबकी बॉडी के अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, जो कि किसमें अरेस्ट है, मेटाफेज 2 में। मेटाफेज। मैम यहाँ पे प्यूबर्टी के प्राइमरी पोलर बॉडी का क्या रोल है? प्राइमरी पोलर बॉडी का कोई रोल नहीं होता बेटा, ये एक ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर बहुत कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है, वहीं पे डिग्रेड हो जाता है, कुछ टाइम बाद वो डिग्रेड हो जाते हैं, उसका कोई फंक्शन नहीं होता। ओके मैम। ठीक है, तो प्यूबर्टी के बाद जितनी भी फीमेल्स हैं, उन सब के अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, जो कि मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है। ठीक है, एज इट इज। अब प्यूबर्टी के टाइम पे हमें पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवरी मंथ एक ओवर रिलीज होता है 14th डे पर। अब इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल ही पढ़ाऊंगी ताकि आप दोनों प्रोसेस को रिलेट कर पाओ। तो एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है, एग रिलीज होके फेलोपियन ट्यूब में जाता है। वो एग किस फॉर्म में है, एग नहीं होता, वो बोलते एग है, वो सेकेंडरी oocyte होता है, जो कि मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है। फेलोपियन ट्यूब में जाके बैठ जाएगा। सपोज फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म की एंट्री हुई, स्पर्म की एंट्री हुई, तो वो अपना क्या कर लेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेगा, और मियोसिस 2 कंप्लीट करके क्या बना लेगा, एक oocyte बना लेगा, एक सेकेंड पोलर बॉडी बना लेगा। अगर स्पर्म आया तब होगा ये प्रोसेस। स्पर्म की जैसे ही एंट्री होगी, ये डिवाइड कर जाएगा, फिर स्पर्म और oocyte फ्यूज करके क्या बना लेंगे, जाइगोट। जाइगोट। सेकेंड पोलर बॉडी यहीं पे डिग्रेड हो जाएगी। ये तो तब का प्रोसेस है जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन अगर कोई स्पर्म की एंट्री नहीं हो रही है, तब क्या होगा, तब भी फेलोपियन ट्यूब सेकेंडरी oocyte में गया। ठीक है, सेकेंडरी oocyte में गया, कोई स्पर्म की एंट्री नहीं, वो वहीं पे डिग्रेड हो जाएगा, वहीं पे वो डिग्रेड हो जाएगा। इट मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं फिनरल ऑफ oocyte, कि oocyte डिग्रेड हो जाता है, उसका फिनरल है वो। मैम हम ये कह सकते हैं मतलब जो मियोसिस 1 है मैम, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पूरी नहीं होती, प्यूबर्टी के बाद वो पूरी होती है। प्यूबर्टी के बाद पूरी होती है, और जैसे मियोसिस 1 कंप्लीट होती है, सेम टाइम पे मियोसिस 2 स्टार्ट होने लग जाती है, बट वो भी अरेस्ट हो जाती है। फिर ओके ये मैम। 2 रेस्टिंग स्टेज आती है। एक रेस्टिंग स्टेज प्यूबर्टी तक, बिकॉज ज्यादा टाइम पीरियड तो यहीं पे रुक रहा है ना, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में कुछ यस नहीं है। मैम। मियोसिस 1 फिनिश होते ही मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। रेस्टिंग पीरियड है कि भाई बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक प्राइमरी oocyte की फॉर्म में है, फिर प्यूबर्टी से लेके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस तक सेकेंडरी oocyte के स्टेज। सेकेंडरी। अब आया मैम समझ? अरेस्ट होना है नेचुरल प्रोसेस है? ये अरेस्ट होने एक नेचुरल प्रोसेस है। ओके मैम। एक बार पूरा प्रोसेस देख लो, फिर बताओ। अब एक क्वेश्चन देखो, प्राइमरी पोलर बॉडी कहाँ पे बन रही है, ये क्वेश्चन आता है। सेकेंडरी पोलर बॉडी कहाँ पे बन रही है दोनों पोलर बॉडी, दोनों की लोकेशंस बताओ, बताओ जल्दी से। फॉर प्राइमरी प्यूबर्टी, प्राइमरी पोलर बॉडी कहाँ पे बन रही है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। ओवरी के अंदर बन रही है बेटा। यस मैम। और सेकेंड पोलर बॉडी मैम फेलोपियन ट्यूब। एग्जैक्टली फेलोपियन ट्यूब, ये याद रखना है सबको। प्राइमरी पोलर बॉडी हमारी बन रही है ओवरी में, एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी फेलोपियन ट्यूब में। ये होगा। ठीक है, अब हम 2 प्रोसेस पढ़ेंगे आगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, स्पर्म बन गया, ओवा का फॉर्मेशन हो गया। ओवा मतलब सेकेंडरी oocyte बना है। 2 केसेस, सेकेंडरी oocyte से अगर oocyte बनेगा तो हम फर्टिलाइजेशन वाली इवेंट पढ़ेंगे। सेकेंडरी oocyte oocyte नहीं बन पाएगा तो सेकेंडरी oocyte का क्या होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मतलब हमें 2 प्रोसेस पढ़ना है। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रोसेस पे, विच वन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैम इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते होंगे oogenesis से। एग्जैक्टली बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे।
एंड मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस का पीडीएफ भी शेयर करूंगी जिसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपका टॉपिक्स पे और थोड़ा कमांड आ जाएगा अच्छे से। चलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिनिंग कब होती है? प्यूबर्टी के टाइम पे। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेनार। ठीक है। एंड स्टॉपिंग? मेनोपॉज। मैंने 45 से 50 5 to 50 की एज में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अप्रॉक्स कितने डेज की होती है? 28 से 28 से 39। 29 डेज की होती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इवेंट्स हम लोगों को पढ़नी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी दो जगह पे चलती है, ओवरी के अंदर भी एज वेल एज यूट्रस के अंदर भी, ओवरी यूट्रस दोनों के अंदर। तो मैंने क्या किया ना, इसकी इवेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले प्री ओव्यूलेटरी इवेंट्स, ovulation, then post ovulation इवेंट्स। हमेशा याद रखना है ओव्यूलेशन होता है रिलीज ऑफ ओवा 14th day 14th डे होता है, ओवा का रिलीज होना। वेरी गुड। अब प्री ओव्यूलेटरी इवेंट्स कब होंगी? फर्स्ट डे से लेके 12 12 थोड़ी ना। पोस्ट ओव्यूलेशन 15 से 28 15 से 30 28। ठीक है। अब देखो इनके अंदर क्या क्या होगा। प्री ओव्यूलेटरी में दो जगह पे प्रोसेस चलेंगे, ओवरी एंड यूट्रस के अंदर। ओवरी के अंदर फेज चलेगी आपकी फॉलिक्यूलर फेज, यूट्रस के अंदर 2 फेजेस चलेंगी, मेंस्ट्रुअल फेज मेंस्ट्रुअल फेज और प्लोरिफेरेटिव फेज प्रोलिफेरेटिव फेज। अभी मेंस्ट्रुअल फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज कौन कौन से टाइम पे चलती है? मेंस्ट्रुअल फेज चलती है 1 से 5th डे तक, के बीच, ठीक है। और प्रोलिफेरेटिव 6 6 से to 13 डे तक। ये हो गया। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा, यूट्रस में बात करते हैं कि यूट्रस के अंदर क्या चल रहा होगा। यूट्रस के अंदर सबसे पहले आपका ब्रेक डाउन होगा एंडोमेट्रियम का। प्रोलिफेरेटिव फेज में रीजनरेशन होगा। एंडोमेट्रियम ये रीजनरेशन कौन कराएगा? स्पेशलिस्ट स्ट्रोजन कराएगा, स्ट्रोजन। ठीक है। और फॉलिकुलर फेज आपका ओवरी के अंदर चल रहा है। अभी फॉलिकुलर फेज क्या होता है थोड़ा सा आपको अभी डिफिकल्टी होगा समझने, लेकिन जब मैं एक बार आपको फॉलिकुलर जेनेसिस बता दूंगी ना, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फॉलिकुलर जेनेसिस का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये उगोनिया है, प्राइमरी oocyte है। इन प्राइमरी oocyte ना सिर्फ oocyte नहीं होते, इनके बाहर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ग्रानुलोसा सेल्स हो गई, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो उस स्ट्रक्चर को फॉलिकल्स हम बोल देते हैं। दिस इज नोन एज फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है। ठीक है। जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना बच्चों, ऐसे एग्जैक्टली ये होता है। फॉलिकल का न्यूक्लियस प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी के बाद बनता है ग्राफियन फॉलिकल। और जो ये 14th डे वाला प्रोसेस हुआ ना यहाँ पे रप्चरिंग वाला, ये रप्चरिंग ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से क्या निकल के आता है? सेकेंडरी oocyte। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से सेकेंडरी oocyte निकलेगा। सेकेंडरी oocyte कहाँ चला जाएगा?
फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में वो चला जाएगा। और उसके देखो अंदर से न्यूक्लियस निकल के चला गया ऐसे मानो, और बाहर का जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो कंटेंट ओवरी के अंदर ही रहेगा, और वो मिलके एक नई बॉडी बना लेता है कॉर्पस ल्यूटियम। Corpus सब luteum। लिखवाऊंगी आप लोगों को। कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करता है ना, कॉर्पस ल्यूटियम देखो ओव्यूलेशन 14th डे पर होता है, और वो जो स्ट्रक्चर बनती है ना कॉर्पस ल्यूटियम, वो उसका लाइफ स्पेन भी 14 दिन का ही होता है। 14 डे तक, 14 दिन तक ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर रहती है, और कॉर्पस ल्यूटियम अपने अंदर से कॉन्टिन्यूसली हॉर्मोन्स रिलीज करती रहती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इनहिबिन। ठीक है। अब जब तक एक चीज सोचो, हमारा ओवा तो निकल के, सेकेंडरी ओसाइट तो निकल के फेलोपियन ट्यूब में चला गया, फेलोपियन ट्यूब में वो सिर्फ एक दिन के लिए रहता है। अगर स्पर्म आ गया फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, स्पर्म नहीं आया फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्या स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ सेम डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है? नहीं होती ना, क्योंकि देखो 14th डे पर ओवा निकल के जाता है, फेलोपियन ट्यूब में जाता है, एक दिन वेट करता है सिर्फ, फिर नेक्स्ट डे वो डिग्रेड हो जाता है। अगर उसके डिग्रेड होते ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड 28 डेज ना होके 14 डेज होता। एवरी 14 डे में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती। अब ये बात जो एक्स्ट्रा 14 डेज है, इन एक्स्ट्रा 14 डेज में कौन बचा रहा है एंडोमेट्रियम को डिग्रेड होने से? वो बचाता है कि जो ओवा निकल के गया, बाहर का जो कंटेंट था ना ग्राफियन फॉलिकल का, उसने बना ली थी कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है 14 डे तक, 14 दिन तक बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन इनके लेवल को मेंटेन करके रखता है। अब उसका लाइफ स्पेन 14 डेज का ही है। अब 14 डेज फिनिश होते ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन, एंडोमेट्रियम डिग्रेड हो जाएगा। अब अगर कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पेन 1 मंथ का होता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी दिन की हो जाती फिर? 1 मंथ प्लस 14, 1 मंथ 14 डेज, 1.5 यस मैम। है ना। तो इसका मतलब जो सारा का सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज को बढ़ा रहा है, वो कौन बढ़ा रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। ये चीज याद रखना है। तो यहाँ पे देखो फॉलिकुलर फेज में क्या चल रहा है, वही चल रहा है। प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, मैम टर्शियरी। हाँ जी मैम, ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम एंडोमेट्रियम की लेयर को बचाता है। दोबारा बोलो, क्या बोला? मैम ओव्यूलेशन 14 डे का होता है मैम, इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम एंडोमेट्रियम की लेयर को बचाता है। एग्जैक्टली बिकॉज ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी ओसाइट तो निकल के वहां पे चला गया फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है। अब स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, स्पर्म नहीं आया वहीं पे डिग्रेड हो जाएगा। फिर जो कॉर्पस ल्यूटियम बचा ओवरी के अंदर, वो कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन तक कॉन्टिन्यूअसली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहेगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहेगा। उसका लाइफ स्पेन 14 ही दिन का होता है, इसलिए 14 दिन तक वो मेंटेन करके रखता है। कभी कभी वो 13 डेज या 12 डेज का भी उसका लाइफ स्पेन हो जाता है, जिस केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल कम या ज्यादा टाइम पीरियड की हो जाती है। होता है ना स्ट्रेस कंडीशंस होती है जब फीमेल्स के Yes, टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादा टाइम पीरियड की हो जाती है, तो वो जो स्ट्रेस लेवल होता है तो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम के लाइफ स्पेन को अफेक्ट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का कम या ज्यादा डेज होना वो डिपेंड करता है हमारे कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर ही। ओव्यूलेशन ज्यादा वेरी नहीं करता, ओव्यूलेशन या तो 13 या 16, 13, 14 या 15 3 डेज में हो जाता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई भी प्रॉब्लम आती है, इट मींस प्रॉब्लम है ओवरीज के अंदर। ओवरीज के अंदर का स्वेलिंग हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम बहुत जल्दी डीजनरेट हो जाता है, या कॉर्पस ल्यूटियम आपका डीजनरेट नहीं हो रहा होता है, तो सारी प्रॉब्लम्स ओवरीज के अंदर होती है। ओके ठीक है। तो हमने बोला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी से बना हमारे पास यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है बच्चों यहाँ पे हमारे पास कि भाई ग्राफियन फॉलिकल बना जैसे ही एकदम से ओव्यूलेशन हो गया। आखिर कैसे ऐसे ओव्यूलेशन हो जाता है? कुछ ना कुछ तो चीज होती होगी ना, जैसे इसीलिए ओव्यूलेशन में हम बोलते हैं कि भाई एलएच सर्ज होता है। ओव्यूलेशन के टाइम पे एलएच सर्ज आपका पाया जाता है। अच्छा एक बार मैं आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी फॉलिकल्स बता दूं पहले, यस मैम। और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन टाइम हमारा क्लास का इतना ज्यादा नहीं बचा है,
चलो फिर भी देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से कर लेंगे, हो जाएगा। देखो, एक प्रोसेस होता है जैसे हमारा oogenesis होता है ना, बिल्कुल oogenesis के जैसे ही होता है folliculogenesis। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख, अभी उसको वहीं पे छोड़ दो, आगे का समझाऊंगी वहीं से। एक बार folliculogenesis समझ लो। फॉलिक्यूलोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। सबसे पहले मेरे पास होता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है आपका, प्राइमरी oocyte होता है, और प्राइमरी oocyte के बाहर एक प्राइमरी ही मतलब एक सिंगल ही लेयर होती है, कौन से, किसकी, ग्रैन्युलोसा सेल। ग्रैनुलोसा सेल्स की, ग्रैनुलोसा सेल्स, याद रखना है। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। फिर प्राइमरी फॉलिकल से बना हमारा क्या, सेकेंडरी सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी हमारा प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे कि मैम फिर इसको सेकेंडरी फॉलिकल क्यों बोला, सेकेंडरी फॉलिकल हमने इसलिए बोला, इसी डायग्राम के ऊपर बना दो बच्चों, इसके ऊपर क्या हो जाता है ना, और ग्रैनुलोसा, लेयर आ देखो, जाती है। और ग्रैनुलोसा की लेयर्स आ जाती है, और इसके अलावा एक और लेयर इसके ऊपर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं थीकल लेयर। ठीक है। ये होता है सेकेंडरी फॉलिकल। फिर क्या हुआ, प्यूबर्टी अटेन हुई, म्योसिस 1 कंप्लीट हुआ। प्यूबर्टी के टाइम पे तो होता है ना म्योसिस 1। मैम ये रेड वाली लेयर कौन सी है? ये रेड वाली है थीकल लेयर, या फिर थीकल लेयर, ठीक है। और ये बहुत सारे जो सेल्स है ना, ग्रीन वाले और व्हाइट वाले, सब ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। यहाँ पे लिख लो, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर होती है सिंगल ग्रैनुलोसा सेल्स, और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर होती है मल्टी लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा, ये तो फर्स्ट पॉइंट। एंड एक और क्या हुआ यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ थीका लेयर, ये हुआ। एंड म्योसिस 1 स्टार्ट हुआ। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर म्योसिस 1 कंप्लीट नहीं होता, स्टार्ट होता है। फिर बनता है सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल से, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है पहले वो लिख लो। चलो, टर्शियरी फॉलिकल हमें कैसे पता चलता है भाई ये टर्शियरी बन गया, बिकॉज इसके अंदर प्रेजेंट होता है सेकेंडरी oocyte। इससे मेरे को पता चलता है म्योसिस 1 कंप्लीटेड। अब जो ये हमारी थीका लेयर थी ना, ये थीका लेयर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे थीका लेयर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक थीका इंटरना एंड एक हो जाती है थीका एक्सटर्नल। एक्सटर्ना। स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बना के दिखाऊं इसका, थोड़ा सा रफली बना रही हूँ भी। सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के बाहर कौन सी लेयर्स होंगी, बहुत सारी ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलोसा सेल्स होंगी। ग्रैन्युलर। अब इसके अंदर क्या होता है ना, कैविटी भी बन जाती है यहाँ पे ऐसे।
जिसको हम फ्लूइड फिल्ड कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दिस इज नॉन एज एंट्रम। ठीक है, और एक थीका इंटरना और एक थीका एक्सटर्नल। एक्सटर्ना। कहीं पे आपको अगर एंट्रम, थीका इंटरना, एक्सटर्ना ये देखने के लिए मिल रहा है तो डायरेक्टली समझ जाना वो क्या होता है, वो टर्शियरी फॉलिकल होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और आपको बता दूं, ये ग्रैनुलोसा सेल्स अपने अंदर से रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन। अब बहुत क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से यहाँ से, जब अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला फेज पढ़ाऊंगी वापस से। ठीक है, तो ग्रैनुलोसा, जितने ज्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स उतना ही एस्ट्रोजन का लेवल हाई ना, यस मैम। है ना। इसके अलावा टर्शियरी फॉलिकल के अंदर एक और एक्स्ट्रा लेयर सिक्रीट होती है जो आपकी ग्रैनुलोसा सिक्रीट करती है। कौन सी लेयर होती है? ठीक वाले कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। रेडिएटा। ठीक है, फिर टर्शियरी फॉलिकल से बनता है हमारे पास, पीछे तो नहीं करना ना, स्लाइड लिख लिया होगा सबने। यस मैम। ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी oocyte, एक और लेयर इसके अंदर प्रेजेंट हो जाती है, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा कहाँ से सिक्रीट होती है? एग्जैक्टली, सिक्रेटेड बाय oocyte। और कोरोना रेडिएटा को किसने सिक्रीट किया? ग्रानुलोसा सेल्स ने सिक्रीट किया। किसने? ग्रानुलोसा। ठीक है, ओके। ये हो गया। एंड बाकी वो कैविटी तो आपको पता ही है, एंट्रम कैविटी है, थीका इंटरना है, थीका एक्सटर्ना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है। अब ग्राफियन फॉलिकल की अगर मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज लिखना चाहूँ तो ग्राफियन फॉलिकल की पहली चीज, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte है जो कि किसमें अरेस्टेड है? मियोसिस टू में अरेस्टेड है। ठीक है, इसके बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर बनी, कौन सा? जोना पेलुसिडा। तो मैम ये एग्नेस ग्राफियन फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल का पार्ट है। नहीं, जब हमारा टर्शियरी फॉलिकल के अंदर एक और लेयर बन जाती है, जब उसके अंदर मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, तब वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। मियोसिस 2 मतलब अरेस्ट हो जाता है उसका। जोना पेलुसिडा एक्स्ट्रा एक लेयर आ जाती है जो कि नॉन सेलुलर लेयर है, क्योंकि उसको एग ने सिक्रीट किया, वो सेल से मिलके नहीं बनी होती। ये होता है आपका यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल। अब 14th डे होगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का, क्या होगा 14th डे पर? रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। सेकेंडरी oocyte कहाँ पे चला जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में। और जो बाकी वाला पार्ट है आपका, मतलब जो सेकेंडरी oocyte है फेलोपियन ट्यूब में जाए, उसके साथ कौन कौन जाएगा? जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा जाएगा। बाकी जो ये ग्रैनुलोसा सेल्स है, एंट्रम है और थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये सब कहाँ पे रह जाएगा? ओवरी के अंदर ही। तो ये सब मिलके क्या बना लेगा बाद में? कॉर्पस ल्यूटियम बना लेगा।
कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पेन कितना होता है? 14 days. 14 डेज का होता है इसका लाइफ स्पेन। और ये अपने अंदर से 4 हॉर्मोन्स रिलीज करता है। पेरी, P4 Progesterone. प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, Androgen. Relaxin. NAD. चलो, अब ये सबको समझ में आया। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आ जाओ। अब एक चीज देखो, मैंने एक क्वेश्चन बोला था, यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा था कि भाई ओव्यूलेशन के टाइम पे ऐसा क्या हो रहा है कि ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जा रहा है। कुछ ना कुछ तो ड्राइविंग फोर्स होगा या नहीं होगा उसके रप्चर होने के पीछे। यस मैम, Yes, ma'am. वो प्रोसेस ये होता है बच्चा। देखो, हमने देखा प्राइमरी फॉलिकल के अंदर एक ग्रैनुलोसा थी, सेकेंडरी के अंदर बहुत सारी हो गई, टर्शियरी के अंदर और हो गई, और ग्राफिन के अंदर और ज्यादा हो गई। ग्रैनुलोसा सेल्स का काउंट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब बॉडी के अंदर, या ऐसे कंसीडर करो ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा है, मैम बढ़ रहा है। है ना। अब जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल एकदम पीक पे आता है, और वो पीक कब आएगा? जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल मोस्टली 13th डे तक जाके बनता है, ठीक है। जैसे ही एक पीक आया किसका? एस्ट्रोजन का, वो एस्ट्रोजन जाके किसको देगा? सिग्नल देगा आपके हाइपोथैलेमस को। इसको लिखवाऊं? लिख लो चलो। जैसे ही हमारे फॉलिकल्स पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, डेवलप्ड फॉलिकल मींस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, Yes, ma'am. एस्ट्रोजन का हाईएस्ट अमाउंट है। तो डेवलप्ड फॉलिकल अपने अंदर से 2 टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करता है। सबसे पहले तो क्या रिलीज कर रहा है वो? एस्ट्रोजन। इसके साथ साथ वो इनहिबिन भी सिक्रीट करता है। अब ये इनहिबिन क्यों सिक्रीट करता है? कि भाई कोई दूसरा फॉलिकल ना डेवलप हो जाए, इनहिबिट करता है ये अदर फॉलिकल्स को एक डोमिनेंट फॉलिकल डेवलप करेगा। टू डेवलप, ताकि दूसरे फॉलिकल्स डेवलप ना होने लग जाए। एस्ट्रोजन का जब एक हाई पीक आया, उस हाई पीक ने सिग्नल दिया किसको? Hypothalamus. ये हाइपोथैलेमस होता है। इंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, ठीक। ठीक है। ये ऊपर होता है Yes, ma'am. हाइपोथैलेमस और नीचे होता है पिट्यूटरी। Yes, ma'am. हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। तो इसने सिग्नल दिया किसको? हाइपोथैलेमस को, कि आप अपने अंदर से GnRH रिलीज करो। तो हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? GnRH। GnRH. GnRH ने आपके किसको सिग्नल दिया? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को सिग्नल दिया कि आप LH और FSH सिक्रीट करो। तो इन्होंने क्या किया? अपने अंदर से एंटीरियर को सिग्नल दिया कि आप LH और FSH सिक्रीट करो, साथ ही साथ पोस्टीरियर को भी सिग्नल दे दिया कि भाई आप अपने अंदर से और ज्यादा LH सिक्रीट करो। देखो, LH एंटीरियर से भी सिक्रीट हो रहा है, पोस्टीरियर से भी सिक्रीट हो रहा है। LH का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? yes, ma'am. Yes. हाई लेवल ऑफ LH, अचानक से LH का लेवल बढ़ा, दिस इज नॉन एज LH surge. सर्ज। जैसे ही LH का सर्ज आया, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन ने क्या किया? रप्चर करा दिया किसको? ओवरी, ग्राफियन फॉलिकल। को रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल हमारा वहां पे हो गया रप्चर, ये याद रखना है। और यही LH हेल्प टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। Yes, ma'am. अब इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी ये है बच्चों कि इतना ज्यादा LH सिक्रीट हो जाता है कि भाई LH जो होता है ना, वो उसको पूरी गायब होने में ओवरी से 14 डेज लग जाता है। तो इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम का भी लाइफ स्पेन 14 है। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि भाई कॉर्पस ल्यूटियम को जिंदा रखने का काम ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का है।
LH। जब तक बॉडी के अंदर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता रहेगा तब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का लेवल डाउन, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। यस मैम। मैम मतलब एलएच कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ स्पेन डिसाइड करता है। हाँ, एलएच कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ स्पेन डिसाइड कर रहा है। अब आना जरा यहाँ पे, तो एलएच सर्ज हुआ, 14 डे पे ओव्यूलेशन हुआ, ओवा निकल के फेलोपियन ट्यूब में गया। अब उसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है वो आगे डिसाइड करेंगे। अभी तो 14 डे तक हम लोगों को पोस्ट ओव्यूलेटरी इवेंट, क्योंकि 14 डे तक कुछ नहीं होने वाला। फर्टिलाइजेशन हो तब भी सेम प्रोसेस रहेगा, फर्टिलाइजेशन ना हो तब भी सेम प्रोसेस रहेगा। मैम पोस्ट 14 डे के एफएसएच की भी पीक है। किसमें? हाँ, 14 डे पे 14 डे पे एफएसएच की भी आएगी, लेकिन अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे उसमें ग्राफ देखना, एलएच की पीक में अचानक से पीक है, एफएसएच की कंपैरिजन में एलएच हाई है, ओके। क्योंकि वो दो जगह से सिक्रीट हो रहा है। फिर 15 डे से पोस्ट मैम ओव्यूलेटरी तो एलएच तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, एफएसएच क्या करता है? एफएसएच कुछ नहीं करता, एफएसएच का भी कोई काम फॉलिकल नहीं का है। डेवलप। पोस्ट ओव्यूलेटरी इवेंट हुई 15 से 28 तक। ओवरी के अंदर क्या हुआ? ओवरी के अंदर अब कौन है जिंदा हमारे पास? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस तो ल्यूटियम। वहां पे चलेगी क्या? ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है? जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो अपने अंदर से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है। अब 1 से 5th डे पर जो एंडोमेट्रियम डीजनरेट हुई थी उसको एस्ट्रोजन ने वापस रीजनरेट तो करा दिया था, लेकिन अब जो ये एस्ट्रोजन है ये इसको और ज्यादा थिकनिंग कराएगा, और ज्यादा थिकनिंग या फिर और ज्यादा ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर। और प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है बस इसको मेंटेन करके रखना, कि भाई तुम इसको मेंटेन रखो, ठीक है। और यही काम सिक्रीटरी फेज के अंदर भी चल रहा होता है। मतलब ओवरी, मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया थिकनिंग और ग्लैंडुलर एस्ट्रोजन करा रहा है, लेकिन ये प्रोसेस चल कहाँ पे रहा होगा? यूट्रस के अंदर। मैम इसी को ये बोलते हैं, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग कराएंगे ना? हाँ, ये एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की थिकनिंग कराता है, प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन करके रखता है, उसको और ज्यादा वेस्कुलर बनाता है। यस मैम। यस मैम। चलो, इतना हमें हुआ क्लियर। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? 1 से 5th डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी, एंडोमेट्रियम डीजनरेट हुई। फिर हम देख रहे थे कि ओवरी पे सेम टाइम में, देखो 1st से 5th डे पर एंडोमेट्रियम डीजनरेट हुई थी, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनने लग रहे थे। प्राइमरी फॉलिकल में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर था, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल ऐसे बन रहे थे। तो हमने देखा कि भाई वहां पे एस्ट्रोजन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। जितना ज्यादा एस्ट्रोजन होगा उतनी ही जल्दी एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होगा। वही प्रोलिफेरेटिव फेज हमारा चलता रहा जिसके अंदर एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन हुआ। फिर 14 डे पे एलएच सर्ज आया, ओव्यूलेशन हुआ, और जो सेकेंडरी ओसाइट है वो निकल के फेलोपियन ट्यूब में गया, और ओवरी के अंदर क्या बच गया? कॉर्पस ल्यूटियम बच गया। वो कॉर्पस ल्यूटियम 14 डेज तक वहीं पे रहेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता रहेगा। एस्ट्रोजन ओवरी से निकलेगा, ब्लड के थ्रू जाएगा कहाँ पे? यूट्रस के अंदर, और यूट्रस की और ज्यादा थिकनिंग कराएगा। अब थिकनिंग क्यों करा रहा है ये? भाई नेक्स्ट मंथ जाके उसको फिर से डिग्रेड होना है, तो हमें थिकनिंग क्यों करानी है? मैम अगर fertilization मैम अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर मैम बियर करने के लिए ना। एग्जैक्टली अगर भाई फर्टिलाइजेशन हो गया तो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांट भी तो कराना है ना, तो उसके इम्प्लांटेशन के लिए थिकनिंग करानी जरूरी होती है। और एवरी मंथ ये थिकनिंग कराते हैं, मतलब एवरी मंथ यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन हो जाता है तो सही है, अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता तो वो डिग्रेड हो जाता है। इसीलिए फर्टिलाइजेशन के 14th डे के अंदर अंदर ही इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। yes ma'am यस मैम। मैम चलो, फिर मैंने आप लोगों को एक सेकेंड, फिर मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि भाई कॉर्पस ल्यूटियम अगर डीजनरेट होगा तो वो क्या, कब डीजनरेट होगा? जब हमारा मैम मेरा स्क्रीन। अरे 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 एक सेकेंड,
I want to come on class. That is like अरे क्या हो रहा है ये? चलो अब दिख रहा है स्क्रीन? मैम एग्जैक्ट नंबर ऑफ लाइट मैम है, क्या हुआ यहाँ पे? डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट क्यों हुआ? ड्यू टू the level of एब्सेंस डिक्रीज इन एलएच डिक्रीज हुआ। और कॉर्पस ल्यूटियम कैसे वर्क करता है? एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन भी कैसे? टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है ये, ठीक है। अपने अंदर से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। क्या काम है इसका? लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन strong को मेंटेन रखना। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं? and एस्ट्रोजन तो थिकनेस प्रोवाइड करता है। मेंटेन और कराते हैं प्रोजेस्ट एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। बस यही हमें याद रखना है। अच्छा एक चीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे क्रैम्प्स क्यों आता है? हम कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। एग्जैक्टली क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन सिक्रीट होता है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या काम करता है? कॉन्ट्रैक्शन पता है जनरली किसका होता है? एंडोमेट्रियम का। ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड स्मूथ मसल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, कि भाई जितना भी एंडोमेट्रियम के ऊपर थिकनिंग हुई थी वो सारी की सारी थिकनिंग को रिमूव कराना पड़ता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर थोड़ी सी भी थिकनिंग रह जाती है ना, वहीं पे ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होता है जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है। उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे क्रैम्प्स आता है। यही कॉज करता है एब्डोमिनल पेन। हो गया? आई होप यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आया ही होगा। यस मैम। यस अब एक और चीज लास्ट बस। मैम। मैम जो हर लड़की होती है, मैम हर लड़की की एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग होती है वो सेम होती है? नहीं, सेम नहीं होती, वो डिपेंड करती है आपके न्यूट्रिशन के बेसिस पे, आपकी डाइट कैसी है। डाइट, न्यूट्रिशन, वर्कलोड, हर चीज अफेक्ट करती है इसको। इफ इफ LH का लेवल डाउन हुआ तो कॉर्पस कॉर्पस डिक्रीज। कॉर्पस डिक्रीज। डीजनरेट हो जाएगा। ये डीजनरेट होके एक व्हाइट बॉडी बना लेता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस। LB ये एक व्हाइट बॉडी होती है। इसके ऊपर भी अभी कोई क्वेश्चन आ जाता है। एक और बॉडी भी बनाता है ना, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, या फिर ऐसे कुछ नाम होता है उसका। यस मैम। का क्या रोल होता है? नाम याद नहीं आ रहा अभी मेरे को। कॉर्पस एल्बिकम और एक और नाम होता है। मैम 3 होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, या फिर अरे यार माइंड में चल रहा है बट प्रोनाउंसिएशन नहीं याद आ रहा उसका। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकम, कॉर्पस फेंजियोफोरा, कुछ ऐसा नाम होता है उसका। याद है तो बताओ।
कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम, नहीं कैलोजम नहीं, कुछ और है। कॉर्पस बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। वो लिख लेना, कॉर्पस एल्विकन बनता है, फिर उसके बाद वो दूसरी बॉडी बनती है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में टॉपिक लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या करेंगे, बिकॉज आजकल ना टॉपिक्स में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। कोई सी क्लास में कोई से टॉपिक पढ़ा देती हूँ मैं, कोई सी क्लास में कोई से, बच्चों से पूछना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़नी है। फर्टिलाइजेशन इवेंट रह गई है, और बस पोस्ट मैम कॉर्पस कॉर्पस कैंडिकन्स फर्टिलाइजेशन भी है गया है। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद सब कुछ रह गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल कर लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, 5 टॉपिक हमने कर लिए हैं, ठीक है। चलो, ये मतलब 2 लेक्चर लगेंगे अब इसके, 2 लेक्चर्स में चैप्टर फिनिश। मैम कल आपकी क्लास होगी? कल चेक करना पड़ेगा मेरे को, बिकॉज कल